दोस्तों, मेरी ये कहानी गांव की एक ऐसी गरीब लड़की की है जो सुन तो सकती है मगर बोल नहीं पाती। वो जन्म से ही गूंगी है। गरीबी के कारण उसके माता पिता उसे शिक्षित भी नहीं कर पाए। इस वजह से कोई भी कांची का हाथ थामने के लिए तैयार नहीं है। अब क्या होगा कांची का? कौन करेगा उससे शादी? क्या होगा उसकी आने वाली जिंदगी में? इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आइए मेरे साथ सुनते हैं कहानी सौदा। चंदन और रत्ना एक छोटे से गांव में रहते थे। दोनों पति पत्नी बहुत ही सरल और सीधे थे। दोनों ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे। चंदन का अपना एक छोटा सा खेत था, उसी से दोनों की गुजर बसर हो जाती थी। चंदन ने खेत के पास एक छोटी सी झोपड़ी बना रखी थी। वो दोनों उसी झोपड़ी में रहते थे। गांव में सबके साथ मिलजुल कर रहना, न किसी से लड़ना न झगड़ना, इसी तरह इन दोनों की जिंदगी कट रही थी। जिस समय इन दोनों की शादी हुई थी उस समय चंदन की उम्र 18 साल और रत्ना की 14 साल थी। चंदन अपने माता पिता का अकेला बेटा था। ऐसा नहीं था कि चंदन के भाई या बहन नहीं थे, सब थे। लेकिन गांव में आई एक महामारी ने सब खत्म कर दिया। उस महामारी में चंदन का पूरा परिवार खत्म हो गया था। चंदन इसीलिए बच गया क्योंकि वो उस समय अपने नैनीहाल में दूसरे गांव में था। चंदन की शादी भी चंदन के नाना ने ही करवाई थी। चंदन और रत्ना की शादी के बहुत सालों तक उन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ था। बहुत सालों बाद भगवान ने उनकी सुनी। उनके घर एक बेटी पैदा हुई थी। रत्ना और चंदन बहुत खुश थे। इतनी प्यारी बेटी को पाकर वो उन दोनों की जिंदगी में रौनक बनकर आई थी। उन दोनों ने उसका नाम कांची रखा था। बहुत ही प्यारी गुड़िया जैसी थी वो। चंदन और रत्ना की तो वो जान थी। उन दोनों की जान बसती थी उसमें। कांची जैसे जैसे बड़ी हो रही थी उसका रूप और भी निखरता जा रहा था। कांची अब 6 साल की हो चली थी मगर अभी तक उसने बोलना नहीं सीखा था। वो इशारे से ही अपनी बात को समझाने की कोशिश करती थी। अभी तक तो उन दोनों को ये लग रहा था कि शायद कुछ बच्चों की तरह कांची भी देर सवेर बोलना शुरू कर ही देगी। मगर जब वो 6 साल की हो गई तो उन दोनों को चिंता होने लगी। उन्होंने शहर जाकर कांची को डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद चंदन से कहा, इसका कोई इलाज नहीं है। भविष्य में अगर कोई चमत्कार हो जाए तो हम कह नहीं सकते, ये शायद बोलने भी लग सकती है। डॉक्टर की बात सुनकर तो उन दोनों पर जैसे वज्रपात हो गया। वो सोचने लगे, कितनी मन्नतों के बाद तो भगवान ने हमें औलाद के रूप में बेटी दी थी, वो भी गूंगी। अब तो हम अपनी बेटी के मुंह से उसकी प्यारी प्यारी बातें सुनने के लिए हमेशा तरसते रहेंगे। वो लोग भारी मन से कांची को लेकर गांव लौट आए। दोनों बहुत उदास थे। घर आकर वो दोनों रोने लगे और एक दूसरे से कहने लगे, अब हमारी बेटी हमें कभी भी अम्मा और बापू बोलकर नहीं पुकार सकती। उसकी आगे की जिंदगी कैसे कटेगी? कौन करेगा अपने बेटे की शादी हमारी गूंगी बेटी से? कौन अपनाएगा इसे? हे भगवान, तूने ये हमें कौन से पाप कर्मों की सजा दे दी? अगर सजा देनी ही थी तो तू हमारी आवाज छीन लेता। उस मासूम ने ऐसा क्या कर दिया था कि तूने उसे गूंगा कर दिया? वो दोनों आपस में बात करके बैठकर रो ही रहे थे कि तभी कांची वहां आ गई और अपने छोटे छोटे कोमल हाथों से बारी बारी से उन दोनों के आंसू पहुंचने लगी। चंदन और रत्ना उसके मासूम चेहरे को ध्यान से देखने लगे। वो बड़ी ही मासूमियत से मुस्कुरा रही थी। दोनों ने उसे गोद में लेकर गले से लगा लिया। अब उन दोनों ने निश्चय किया कि हम दुखी नहीं होंगे। शायद ये ईश्वर को मंजूर था। कांची के न बोल पाने के कारण चंदन उसे पढ़ा लिखा नहीं पाया क्योंकि जो स्कूल गांव में था वो सिर्फ नॉर्मल बच्चों के लिए था। कांची जैसे स्पेशल बच्चों के लिए गांव में कोई स्कूल नहीं था, न ही कोई ऐसा टीचर था जो ऐसे बच्चों को पढ़ा सके। और चंदन कांची को शहर भेज नहीं सकता था, इसलिए कांची पढ़ नहीं पाई। अब कांची बड़ी हो गई थी और इसके साथ ही बड़ी हो गई थी चंदन और रत्ना की चिंता कांची के विवाह को लेकर। चंदन ने बहुत जगह कांची की बात पक्की करने की कोशिश की मगर हर बार निराशा ही हाथ लगी। जो भी कांची को देखता वो उसे देखते ही हाँ तो बोल देता, मगर उसे जैसे ही पता चलता कि वो बोल नहीं सकती, बस वहीं उसका रिश्ता टूट जाता था। चंदन और रत्ना के साथ कांची भी बहुत दुखी हो गई थी इस सबसे। जहाँ तक कि कांची ने तो अपना मन भी बना लिया था कि वो कभी शादी ही नहीं करेगी।
कुछ दिन बाद एक रिश्ता और आया था कांची के लिए। लड़का देखने में अच्छा था और 4 बहनों में अकेला भाई था। उन लोगों को कांची के गूंगेपन से भी कोई ऐतराज नहीं था, और तो और उन्होंने चंदन से दहेज में भी कुछ नहीं मांगा था। चंदन और रत्ना बहुत खुश थे इस रिश्ते को लेकर। कांची का मन भी प्रसन्न था। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। सभी लोग बहुत खुश थे। आखिरकार कांची को जीवन साथी जो मिल गया था। तय समय पर बारात आ गई। बारात का स्वागत सत्कार बहुत अच्छी तरह से किया गया था। सारे काम होने के बाद अब आई थी फेरों की बारी, जो कि शादी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है, जिसके बिना हिंदू धर्म में विवाह संपन्न नहीं माना जाता। कांची के होने वाले पति का नाम गुलाब सिंह था। गुलाब सिंह मंडप में बैठा हुआ था। तभी रत्ना कांची को लाल जोड़े में श्रृंगार करके लेकर आई। शादी के लाल जोड़े में कांची बहुत सुंदर लग रही थी। रत्ना ने कांची को ले जाकर गुलाब सिंह के बगल में बैठा दिया। फेरे शुरू हो गए थे, मगर तभी गुलाब सिंह के पिता दुष्यंत सिंह ने ये बोलकर फेरे रुकवा दिए। चंदन जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। फेरे उसी के बाद शुरू होंगे। उनकी बात सुनकर सभी लोग सकते में आ गए। ये क्या हो रहा है? अचानक से फेरे क्यों रुकवाए गए? कोई कुछ कह रहा था तो कोई कुछ कह रहा था। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। दुष्यंत सिंह ने चंदन को एकांत में ले जाकर बात करने के लिए बोला। चंदन डरते डरते चला गया। एकांत में ले जाकर दुष्यंत सिंह ने जो बोला उसे सुनकर चंदन के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। दुष्यंत ने चंदन से कहा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटी की शादी बिना किसी रुकावट के हो तो तुम्हें अपना खेत मेरे बेटे के नाम करना होगा। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अच्छी तरह सोच लो, तुम्हारा जो भी फैसला होगा वो तुम्हारी बेटी के लिए होगा, हाँ या ना। अगर हाँ तो अपने खेत के कागज मुझे दे दो, और फिर जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी वो हम बाद में देख लेंगे। और अगर तुम्हारा फैसला ना में है तो फिर तुम्हें तुम्हारी गूंगी बेटी मुबारक हो। मैं अपने बेटे को लेकर चला जाऊंगा। मेरे बेटे के लिए कमी नहीं है लड़कियों की। दुष्यंत सिंह की बात सुनकर चंदन उसके पैरों पर गिर पड़ा। उसने कहा, ऐसा मत कीजिए, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। फेरों को मत रोकिए। मैं अभी अपने खेत के कागज आपके हवाले किए देता हूँ। आप मेरी बेटी को अपना लीजिए। चंदन ने चुपचाप अपने खेत के सारे कागज दुष्यंत सिंह के हाथ में थमा दिए। कागजात हाथ में आते ही दुष्यंत सिंह ने पंडित जी को फेरे शुरू करने का इशारा कर दिया, और आखिरकार कांची की शादी हो गई और वो गुलाब सिंह की पत्नी बनकर उसके घर आ गई। गुलाब सिंह का गांव कांची के गांव से बहुत दूर था। इसी कारण इस गांव की खैर खबर न उस गांव जा सकती थी और न उस गांव की खैर खबर इस गांव तक आ सकती थी। कांची जब ससुराल पहुंची तब उसे पता चला कि उसके सास ससुर उसके असली सास और ससुर नहीं हैं। गुलाब सिंह के माता पिता ने गुलाब सिंह की हरकतों से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी। कांची को जब ये सब पता चला तो वो बेचारी अपनी बेबसी पर आंसू बहाकर रह गई। धीरे धीरे करके उसे गुलाब सिंह के बारे में सारी बातें पता चलने लगी। गुलाब सिंह अकेला था, उसके कोई भाई बहन नहीं था, वो पढ़ा लिखा भी नहीं था। शराब और जुआ तो उसके जीवन का अभिन्न अंग था। उसके दिन की शुरुआत शराब से होती थी। दिन भर जुआ खेलता था। जिस दिन जुए में जीत जाता था उस दिन वो कांची से बहुत प्यार से पेश आता था, और जिस दिन हार जाता उस दिन तो उस बेचारी कांची की आफत ही आ जाती थी। उस दिन वो शराब के नशे में धुत होकर घर लौटता और फिर कांची के साथ जानवरों जैसा व्यवहार करता था। कांची उसकी हर जाति को चुपचाप बर्दाश्त करती चली जा रही थी। वो चुपचाप एक कोने में बैठकर रोकर अपना जी हल्का कर लेती थी। वो बेचारी करती भी तो क्या करती, कुछ बोल तो पाती नहीं थी जो किसी से अपना दुख बांटती। वो पढ़ी लिखी भी नहीं थी जो लिखकर बता देती। इस गांव में उसका अपना भी तो कोई नहीं था जो उसकी खैर खबर लेता। अपने गांव तो वो सिर्फ एक ही बार गई थी। उसके बाद गुलाब सिंह ने उसे जाने ही नहीं दिया था। कांची कैद होकर रह गई थी इस घर में। ऐसा नहीं था कि चंदन ने कांची को बुलाने की कोशिश नहीं की। वो जब भी कांची को बुलाने की खबर भेजता तभी गुलाब सिंह ये बोल देता, ले जाओ इसे हमेशा के लिए यहाँ से। मैंने शादी इसीलिए नहीं की थी कि हर समय अपने मायके में पड़ी रहेगी ये। आप लोगों ने इसकी शादी क्यों की थी?
आपको पता नहीं था कि शादी के बाद लड़की का घर उसका ससुराल होता है? जब ये आपके घर आकर रहने लगेगी तो इसका घर कौन संभालेगा? आप लोग कहो तो मैं दूसरी शादी कर लूं? ये आपके घर रह लिया करेगी, आप भी खुश, मैं भी खुश। कोई अच्छी लड़की हो आपकी नज़र में तो बता देना, मैं उससे शादी कर लूंगा। फिर अब ले जाना अपनी प्यारी बिटिया को हमेशा के लिए। गुलाब सिंह की बातें चंदन और रत्ना के दिल पर जहर बुझे हुए तीर की तरह चुभती थी। गुलाब सिंह की बातों से उन दोनों का दिल छलनी हो गया था। वो दोनों उससे कुछ बोल भी नहीं सकते थे। आखिरकार वो उनके घर का दामाद जो था, उनकी अपनी बेटी का पति। चंदन और रत्ना ने अब कांची को बुलाने की कोशिश करना ही बंद कर दिया था। उन दोनों ने ये सोचकर सब्र कर लिया था कि एक दो दिन यहाँ आकर कर भी क्या लेगी, अपने घर में ही ठीक है। चंदन ने अपना खेत भी गुलाब सिंह के नाम कर दिया था। चंदन अब दूसरों के खेत में काम करके अपना गुजारा कर रहा था। उसके पास जो भी कुछ थोड़ी जमा पूंजी थी वो सब कांची की शादी में खर्च हो गई थी। अब तो एक तरह से उसके पास रहने के लिए घर भी नहीं था, क्योंकि चंदन ने अपनी झोपड़ी उसी खेत में ही तो बनाई थी जो खेत उसने अब गुलाब सिंह के नाम कर दिया था। और अब गुलाब सिंह जब चाहे उसे यहाँ से निकाल सकता था। ये बात कांची को बिल्कुल भी नहीं पता थी कि उसकी शादी ने उसके माँ बाप को कहां से कहां तक पहुंचा दिया है। वो नहीं जानती थी कि उसके बापू के खेत के बदले में उसकी शादी हुई है। गुलाब सिंह के अत्याचार उस पर हर दिन बढ़ते ही जा रहे थे। अब तो हद ही हो चली थी। अभी तक तो वो शराब और जुआ घर से बाहर करता था, लेकिन अब उसने घर पर ही महफिल सजानी शुरू कर दी थी। वो सबके सामने कांची को जरा जरा सी बात पर जलील करने लगा था। वो जो कुछ भी कमाता वो सब शराब और जुए पर खर्च कर देता था। एक दिन कांची को बहुत तेज बुखार आ गया था। वो बुखार के कारण बिस्तर से हिल भी नहीं पा रही थी। ऊपर से उसने सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं था। गुलाब सिंह तो सुबह ही निकल गया था घर से। घर से जाते वक्त वो पोटली में अपने साथ कुछ सामान लेकर गया था। रात होने वाली थी, लेकिन वो अभी तक नहीं लौटा था। कांची का बुखार और भूख से बहुत बुरा हाल हो चला था। वो किसी भी तरह से हिम्मत करके रसोई घर में गई, ये सोचकर कि थोड़ा बहुत कुछ बनाकर खा लेगी। रसोई में सारे डिब्बे खाली पड़े हुए थे, आटा तक नहीं था। उसे चक्कर आ रहे थे। वो दीवार पकड़कर किसी भी तरह से घर के बाहर दरवाजे तक आई, ये सोचकर कि शायद किसी से मदद मिल जाएगी, मगर किसी का भी ध्यान नहीं गया था उस पर। वो ज्यादा देर तक खड़ी नहीं रह सकी और बेहोश होकर वहीं दरवाजे पर ही गिर पड़ी। उसको गिरते देखकर पड़ोस की औरतें आ गईं। उन्होंने उसे उठाया और घर के अंदर ले जाकर चारपाई पर लिटा दिया। उसका बदन भट्टी की तरह तप रहा था। उन औरतों में से एक ने जल्दी से जाकर वैद्य जी को बुलवाया। वैद्य जी ने आकर कांची की नब्ज देकर उसको दवाई दे दी। एक पड़ोसन ने अपने घर से खाना लाकर उसे खिला दिया और दवाई दे दी। दवा खाकर कांची ठीक हो गई। गुलाब सिंह पूरी रात घर नहीं आया था। दूसरे दिन दोपहर को वो घर आया तो दरवाजे पर ही एक पड़ोस ने उसे रोककर कहा, अरे भाई, तुम्हें किसी काम से घर से बाहर जाना ही था तो कम से कम अपनी औरत के खाने का इंतजाम तो करके जाते। और ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया था जो अपनी बीमार औरत को घर में भूखा प्यासा अकेला छोड़कर तुम्हें जाना पड़ गया? वो तो शुक्र करो वो घर के दरवाजे पर बेहोश हुई। कहीं अगर घर में ही बेहोश हो जाती तो किसी को क्या पता चलता। उस पड़ोसी की बातों से गुलाब सिंह का पारा साथ में आसमान पर पहुंच गया था। उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, मगर उसने अपने गुस्से पर काबू रखकर उस आदमी से बहुत प्यार से बात की। उसे ये बोलकर अंदर आ गया कि माफ करना भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं देखता हूँ जाकर। और फिर अंदर आकर उसने घर का दरवाजा बहुत अच्छी तरह से बंद कर लिया। कांची कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई थी। जब वो गुलाब सिंह के लिए दरवाजा खोलने गई तब गुलाब सिंह उस आदमी से बातें कर रहा था, इसलिए कांची अंदर आकर लेट गई थी क्योंकि उसे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। गुलाब सिंह ने अंदर आकर जब उसे लेटे हुए देखा तो उसे और ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने बिना कुछ सोचे समझे एक ही झटके से वो चारपाई खड़ी कर दी जिस पर कांची लेटी हुई थी। वो बेचारी धड़म से जमीन पर गिर पड़ी। उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि घर आते ही गुलाब सिंह उसके साथ ऐसा व्यवहार करेगा। गुलाब सिंह ने उसे संभलने का मौका भी नहीं दिया। वो जमीन से उठ भी नहीं पाई थी कि गुलाब सिंह ने जाकर उसकी चोटी कसकर पकड़ ली और इधर उधर उसे घसीटने लगा। जानवरों की तरह से चीखने लगा था वो कांची पर। वो कहने लगा, तेरी हिम्मत कैसे हुई घर से बाहर कदम रखने की?
तेरा बाप होगा भिखारी, जिसके घर में तो शादी से पहले भीख मांगकर खाना खाती थी। ये मेरा घर है, तेरे पति का घर। भीख मांगकर खाने से पहले तूने एक पल के लिए भी अपने पति की इज्जत के बारे में नहीं सोचा। तुझे भीख मांगकर खाने का ज्यादा शौक है ना, तो आज मैं तेरे हाथ पैरों को तोड़ देता हूँ और गांव के मंदिर के बाहर छोड़ाता हूँ। वहीं बैठे बैठे भीख मांगकर अपना गुजारा करती रहना। गलती तेरी नहीं है, मेरी ही गलती है जो एक भिखारी की बेटी को ये सोचकर शादी करके लेकर आया था, इसे अपने घर में रानी बनाकर रखूंगा, मैं अपने घर की इज्जत बनाकर रखूंगा। मैं तो ये भूल गया था कि गू का कीड़ा गू में ही राजी रहता है। गुलाब सिंह को भी जरा सा अंदाजा नहीं था कि कांची अब पहले की तरह उसके पैर पकड़कर उसके आगे अपनी नाक नहीं रगड़ेगी, क्योंकि अभी तक तो ये होता था कि जब कभी भी गुलाब सिंह उसे इस तरह से मारता पीटता था तो वो बिना किसी गलती के भी उसके पैरों पर गिरकर माफी मांग लेती थी। और गुलाब सिंह भी जब तक वो उसे नाक नहीं रगड़वा लेता था तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ता था। कांची को इस तरह से तड़पते देखकर उसे बहुत खुशी मिलती थी, मगर आज कुछ अलग था। आज कांची रोई नहीं, ना ही उसने खुद को छुड़वाने की कोशिश की। आज उसके अंदर बवंडर उठा था। कोई भी बेटी अपनी बेइज्जती सहन कर सकती है, मगर अपने माता पिता की कभी भी नहीं। आज गुलाब सिंह ने उसके बापू को भिखारी और न जाने क्या क्या बोल दिया था। उसका मन तो हो रहा था कि काश अगर वो बोल पाती तो उसे बताती कि कौन भिखारी है और कौन राजा है। बात करता है रानी बनाकर रखने की, तूने तो मुझे एक नौकरानी से भी बदतर समझा। लोग अपने घर में नौकर से चाहे जितना भी काम करवा ले, लेकिन वो लोग उसके साथ ऐसा व्यवहार कभी नहीं करते। कम से कम उसे 2 वक्त का खाना तो खिला देते हैं। अरे मुझसे अच्छी जिंदगी तो उस कुत्ते की है जो पड़ोस वाले ताऊ जी के यहाँ रहता है। वो उनके दरवाजे पर बैठा रहता है। वो उनके घर का नहीं है, पर फिर भी वो उसे कुछ न कुछ खिलाते रहते हैं। कांची की आंखों से आज आंसू की जगह ज्वाला निकल रही थी। वो अपनी बड़ी बड़ी लाल लाल आंखों से गुलाब सिंह को लगातार घूरे जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों में खून उतर आया है। उसका ऐसा रौद्र रूप आज से पहले कभी नहीं देखा था गुलाब सिंह ने। वो कांची को वहीं छोड़कर घर से बाहर चला गया। इस बात को धीरे धीरे 1 महीना हो गया था। इस बीच गुलाब सिंह ने कांची से कुछ भी नहीं कहा, मगर कुछ ही समय ऐसा था जो शांति से निकला। गुलाब सिंह धीरे धीरे फिर से वही गुलाब सिंह बन गया था। उसने फिर से लोगों को घर में बुलाकर शराब और जुआ खेलना शुरू कर दिया था। वो किसी न किसी काम से, किसी न किसी बहाने से बार बार लोगों के सामने कांची को बुलाता रहता था। इस सब से कांची को बहुत बुरा लगता था, मगर वो कर भी क्या सकती थी। मन मार के सब कुछ सहन कर रही थी। एक दिन घर में गुलाब सिंह और 8-10 लोग बैठकर जुआ खेल रहे थे। वैसे पहले तो कभी गुलाब सिंह जब भी जुआ खेलता था तो हारने के साथ साथ कभी जीत भी जाता था, मगर आज तो वो हारता ही जा रहा था। जब उसके सारे पैसे खत्म हो गए तो उसने कांची के मायके से मिले सारे बर्तन जुए में दांव पर लगा दिए। जब वो भी हार गया तो उसने कांची को जो मायके से थोड़े बहुत गहने मिले थे उनको भी दांव पर लगा दिया। सब कुछ खत्म हो गया था और इसी के साथ आज के लिए खत्म हो गई थी जुए की महफिल। ये सब देखकर कांची को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि उन सब का और अपने पति का मुंह नोच ले, उन सब के मार मार कर हाथ पैर तोड़ डाले, मगर वो कुछ न कर सकी क्योंकि वो अकेली थी और ये बहुत सारे लोग थे। सारा सामान ले लेकर सब लोग चले गए। गुलाब सिंह नशे में बेहोश होकर गिर पड़ा। सारा घर खाली हो गया था। घर में कुछ नहीं बचा था सिवाय टूटे फूटे बर्तनों के, मगर इस सब का गुलाब सिंह पर कोई असर नहीं था। एक दिन कांची ने देखा कि गुलाब सिंह के हाथ में कुछ कागजात से हैं और वो उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा है। कांची दरवाजे की आड़ में जाकर चुपचाप से वो कागजात गौर से देखने लगी। उसे वो कागजात कुछ जाने पहचाने से नजर आए। उसने ध्यान से देखने की कोशिश की तो उसने देखा कि उन कागजातों पर उसके अपने बापू की फोटो लगी है। उसे समझ आ रहा था कि हो ना हो ये कागजात मेरे बापू के खेत के ही हैं, मगर वो असमंजस में थी कि बापू के खेत के कागज तो बापू के पास ही होंगे, यहाँ कहाँ से आए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे पता करे उन कागजातों के बारे में। वो सोच ही रही थी कि अचानक से गुलाब सिंह की आवाज ने उसके कान खड़े कर दिए। वो वहाँ खड़ा खड़ा खुद से ही बातें किए जा रहा था
वो बोल रहा था, उस भिखारी की बेटी से शादी करने का कुछ तो फायदा हुआ। एक तो बिना पैसे की गुलाम मुझे मिल गई, जो घर के काम के साथ साथ मेरा मनोरंजन भी करती है, मेरे इशारों पर नाचती रहती है किसी कठपुतली के जैसे। और सबसे बड़ा तो ये खेत है, इसे बेचकर मैं अपना सारा कर्जा चुका दूंगा। ये सब सुनकर कांची को सारा माजरा समझ में आ गया कि गुलाब सिंह ने उसके साथ शादी किस लिए की थी। कांची गूंगी जरूर थी मगर बेवकूफ नहीं थी, या फिर यूँ कह सकते हैं कि वक्त के मार ने उसे सब कुछ सिखा दिया था। उस समय तो वो चुपचाप वहाँ से हट गई। गुलाब सिंह को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं हुआ कि उसकी सारी करतूतों को कांची जान चुकी है। वो उन कागजातों को बक्से में रखकर बाहर चला गया। उसके जाने के बाद कांची ने घर में पड़ी पुरानी चाबियों से उस बक्से का ताला खोलने की कोशिश की और उसकी कोशिश कामयाब भी हुई। ताला खुल गया। ताला खोलकर उसने वो कागजात निकालकर ताला फिर से बंद कर दिया और उन कागजातों को लेकर रसोई घर में आ गई, क्योंकि उसे अभी खाना बनाना था। थोड़ी बहुत देर में गुलाब सिंह आने वाला था और आते ही उसे खाना चाहिए होता था। जरा से भी देर होने पर कांची की खैर नहीं होती थी। उसने उन कागजातों को अपने पर्स पुराने कपड़े में लपेटकर ये सोचकर रख लिया कि जब गुलाब सिंह खाना खाकर चला जाएगा तब सोचूंगी कि क्या करना है इनका। और फिर वो जल्दी जल्दी खाना बनाने लगी। अचानक गुलाब सिंह की आवाज उसके कानों पर पड़ी। वो डर गई। उसने सोचा कहीं अगर गलती से भी इस कपड़े पर उसकी नजर पड़ गई और उसने पूछ लिया कि इसमें क्या है, दिखा, तो वो क्या करेगी। अगर गुलाब सिंह को पता चल गया कि उसके रखे कागज मैंने चोरी से निकाल लिए हैं तो पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेगा। ये सब सोचकर वो डर से कांप गई। उसे कुछ भी समझ में नहीं आया तो उसने जल्दी से वो कागज चूल्हे में जल रही आग में डाल दिए। आग में डालते ही वो कागज जलकर सुहा हो गए। इस सब का गुलाब सिंह को जरा सा भी आभास नहीं हुआ। 2-4 दिन बाद घर में फिर से गुलाब सिंह 2 लोगों को लेकर आ गया और जुआ खेलने लगा। वो लोग खेलते समय दारू भी पी रहे थे। गुलाब सिंह पहले तो बराबर जीत रहा था मगर कुछ देर बाद वो हारने लगा और फिर वो धीरे धीरे करके सब कुछ हार गया। उसके पास कुछ भी नहीं बचा। अब वो दोनों आदमी जो गुलाब सिंह के साथ आए थे वो शोर मचाने लगे कि तुम्हारे ऊपर पहले के भी पैसे अभी तक उधार हैं, पहले वो चुकाओ फिर खेलेंगे। गुलाब सिंह एकदम से ताप में उठा ये बोलकर कि तुम लोगों ने क्या समझ रखा है गुलाब को, गरीब भिखारी। अभी रुको तुम लोग, मैं अभी तुम लोगों को बहुत अच्छी चीज दे देता हूँ लाकर, तुम लोग भी क्या याद रखोगे। ये सारी बातें वो बड़बड़ाता हुआ अंदर की तरफ गया। कांची ये सब देख रही थी और खुद को आने वाले खतरे के लिए अंदर से मजबूत कर रही थी। गुलाब सिंह अंदर गया और थोड़ी देर में गुस्से से बनबनाता हुआ वापस आया। वो लगातार कांची को चीख चीख कर बहुत गंदी गंदी गालियां देकर बुलाने लगा। कांची आज बिल्कुल भी नहीं डरी थी। आज वो निडर होकर गुलाब सिंह के सामने जाकर खड़ी हो गई। जो कांची कभी भी गुलाब सिंह के सामने अपनी आंखें ऊपर उठाकर नहीं देखती थी, आज वो उसके सामने खड़ी होकर उससे नजरें मिलाकर लगातार उसे घूरे जा रही थी। और गुलाब सिंह वो तो आज गुस्से से पागल सा हो गया था। वो बोला, साली तूने ही वो कागज गायब किए हैं ना, अब देख मैं क्या करता हूँ। गुलाब सिंह ने कांची को उसके बालों से पकड़कर उन दोनों आदमियों के सामने डाल दिया और बोला, ये लो, मैं इसे दांव पर लगा रहा हूँ। अगर मैं जीत गया तो ठीक, और अगर हार गया तो तुम दोनों इससे ले जाना और अपना सारा नया पुराना हिसाब किताब वसूल कर लेना। हे भगवान, इस इंसान ने मेरे साथ क्या कर दिया। एक पल के लिए कांची का दिमाग सुन्न हो गया। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी गुलाब सिंह उसके साथ ऐसी नीचता की हद पार कर देगा। उन दोनों आदमियों के हाथ धीरे धीरे कांची की तरफ बढ़ रहे थे। वो लोग कांची को ऐसे घूरकर देख रहे थे जैसे वो उसे आंखों से ही कच्चा खा जाएंगे। उसी पल कांची ने खुद को एक झटका दिया, जैसे उसने खुद को नींद से जगाया हो। वो बिजली की फुर्ती से एकदम से उठकर रसोई में भागी। वो बाहर जा नहीं सकती थी क्योंकि बाहर जाने वाले दरवाजे पर गुलाब सिंह खुद जाकर खड़ा हो गया था, इसीलिए वो रसोई की तरफ भागी। उसके पीछे वो दोनों भी भागे मगर नशे के कारण वो दोनों लड़खड़ा गए। कांची के हाथ में दराती लगी थी। वो उसे हाथ में लेकर उन दोनों के सामने आकर खड़ी हो गई
वो बुरी तरह से हाँफ रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों से अंगारे बरस रहे थे। उस समय उसका ये रूप देखकर ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात माँ कालिका धरती पर आ गई हों। मगर उन पापियों को कोई भी फर्क नहीं था। वो उसे पकड़ने के लिए उसकी तरफ दौड़ने लगे। इसमें उसका अपना पति भी शामिल था। कांची इधर उधर भाग भाग कर अपने आप को बचाते बचाते पूरी तरह से थक गई। उसकी हालत बहुत खराब हो रही थी। उसकी ऐसी हालत का फायदा वो लोग उठाना चाह रहे थे, मगर कांची ने उन्हें मौका ही नहीं दिया। जब वो तीनों उसे चारों तरफ से घेर कर पकड़ने लगे, उसे कुछ समझ में नहीं आया तो उसने उस दरांती से अपने हाथ पर ही वार कर लिया और फिर वो उस दरांती को अपनी गर्दन पर रखकर बाहर की तरफ भागी। दरांती के वार से उसका हाथ बहुत गहरा कट गया था, जिसकी वजह से उसके हाथ से खून की धारा बह रही थी। ये सब देखकर वो तीनों डर गए। गुलाब सिंह को जरा से भी उम्मीद नहीं थी कि कांची ऐसा भी कुछ कर सकती है। उसे यकीन था कि कांची को वो जैसा चाहेगा नचाएगा, क्योंकि कांची में उसका विरोध करने की जरा सी भी हिम्मत नहीं है। मगर वो ये भूल गया कि औरत कभी भी कमजोर नहीं होती। वो कमजोर तभी तक है जब तक वो रिश्ते का मान रखती है, और जब वही रिश्ता उसका भक्षक बनने लगता है तो वो अपनी हिम्मत का भी प्रदर्शन करना जानती है। और यही आज कांची ने भी किया। अभी तक तो वो गुलाब सिंह की सारी जातियां ये सोचकर बर्दाश्त कर रही थी कि गुलाब सिंह उसका पति है। अपने पति का मान सम्मान करना हर नारी का कर्तव्य है, लेकिन जब पति ही अपना कर्तव्य न निभाए तो नारी क्या करे। जिस गुलाब सिंह ने उसके साथ फेरी लेते समय सबके सामने उसकी हर हालत में रक्षा करने का वचन दिया था, आज वो ही रक्षक कांची का भक्षक बन गया था। ये वही इंसान था जिस पर कांची भरोसा करके अपनी आंखों में न जाने कितने सुंदर सपने सजाकर उसके साथ चुपचाप अपने माँ बापा को छोड़कर आ गई थी। ये वही इंसान था जिसके हाथ में चंदन और रत्ना ने अपनी फूल जैसी मासूम बेटी का हाथ सौंपा था, ये सोचकर कि अब ये हमारी बेटी का ध्यान रखेगा, हर हालत में उसकी रक्षा करेगा। मगर उसने क्या किया? उसने कांची को एक जिंदा लाश बनाकर रख दिया और फिर अंत में उसने उस लाश का भी सौदा कर दिया। किसी ने सच ही कहा है, कुछ भी काम नहीं आता, काम आती है तो इंसान की खुद की हिम्मत। और आज अगर कांची ने हिम्मत नहीं दिखाई होती तो न जाने उसका क्या हल होता। कांची दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ भागी। पीछे पीछे वो तीनों भी आ गए। जब गांव वालों ने कांची की ऐसी हालत देखी और उन तीनों को नशे में धुत देखा तो उन्हें सारा माजरा समझ में आ गया। सारे गांव वालों ने मिलकर उन तीनों को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया और फिर कांची के हाथ में मरहम पट्टी कराकर उसे उसके माँ बापू के घर भेज दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल स्टोरी टेलिंग को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप और भी ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुन सकें।